वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी ऑफ में बात ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करें जियोमॉर्फोलॉजी और पिछले वाली वीडियो में और उससे पहले वाली वीडियो हमने सिलेबस पे चर्चा की। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि आप अगर मेरी क्लासेस करते हैं तो फिर आपको अगर आपके पास चीज़ों का अभाव है, आपके पास अगर सिलेबस इत्यादि नहीं आपको मिल पा रहा है, आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब उपलब्ध नहीं है, बुक्स उपलब्ध नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब कि आपको मैं कोई टॉपिक अगर स्टार्ट करता हूँ तो वो सिलेबस क्या है उसका, और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या पूछे गए उस टॉपिक से, अभी साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ संभावित क्वेश्चंस ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आपने ओशिनोग्राफी कंप्लीट हो चुका तो आपने उसमें देखा ही होगा। इनकेस अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ओशिनोग्राफी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और जहाँ तक बुक्स की बात है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि योर क्वेश्चंस माय आंसर्स। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पीडीएफ इत्यादि के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है कि नए लोग जुड़ते रहते हैं, फिर वो सेम क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होता है तो फिर उसका आंसर देना उतना रिलेवेंट रह नहीं जाता है। तो अगर आपके इस तरह की कुछ क्वेरीज हैं कि आपको पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बुक्स के बारे में क्या है, और फिर बाकी चीज़ें नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, क्वेश्चन आंसर क्या है, सबके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप योर क्वेश्चन माय आंसर्स पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की सिलेबस के बारे में, और उसके साथ ही हमने जो हमारा अगला वीडियो था उसमें हमने बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है, उस पर चर्चा किया। और फिर आज हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी हद तक तारों इत्यादि के बारे में भी चर्चा कर ली थी। देखिए, सबसे पहले कि एक करेक्शन मैं करा दूं, शायद पिछले वाले वीडियो में गलती से ब्रह्मांड जो वर्ड्स है वो 25 वर्ड्स लिखा गया था, तो वो 25 करोड़ वर्ड्स है। आप उसे थोड़ा चेंज कर लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ब्रह्मांड वर्ड्स है आपका, जैसे नीचे ये रहा, यहाँ पे देखिए 25 वर्ड्स लिखा गया गलती से। ठीक है, इसे आप 25 करोड़ वर्ड्स कर लेंगे। ये गलती थी, मैंने जब वीडियो बना लिया था मैंने, उसके बाद फिर जब अपलोड हो गया था तो फिर मैंने नोट्स बैठ कर देख रहा था ऐसे, तो फिर उसमें मुझे नज़र गई थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगले वीडियो से बता दिया जाएगा, तो इसे आप 25 करोड़ वर्ड्स बना लेंगे। और मैंने देखा है कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, उसकी उत्पत्ति भी क्या उसी समय हो जाती है जिस समय आपका महाविस्फोट होता है। ठीक है, देखिए सीधा सीधा अगर आप देखेंगे इसको तो समझ जाएंगे। आपका जो डेफिनेशन मैंने लिखा रखा है महाविस्फोट सिद्धांत का, तो आप इसको अगर ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल होता क्या है कि आप एक बार फिर से देखिए, मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको, ताकि आपका कन्फ्यूजन देखिए दूर हो जाए। देखिए, कन्फ्यूज अगर आप रहेंगे, कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ रहेगा तो बहुत ही समस्या है। ठीक है, एक नासूर की तरह होता है, कैंसर की तरह होता है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि अभी भी बहुत से मतलब आप देखेंगे भूगोल में सिद्धांत जो उनमें विवाद हैं, काफ़ी ज़्यादा मतों में एकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो सर्वमान्य मत है उसको तो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि कैसे हमें ये जो सर्वमान्य मत है ये क्या कहता है और इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या प्रावधान है, उसे हमें पता होना चाहिए। तो मैं एक बार इसको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल का अग्निपिंड था। एक बात क्लियर है आपको, जिसका निर्माण भारी पदार्थ, मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी पदार्थ से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए अब ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इसमें क्या होता है, अचानक विस्फोट होता है, पदार्थों का बिखराव होता है। इन पदार्थों के समूहन से जब पदार्थ बिखर जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे जो आपका भारी नाभिक होता है उसके किनारे किनारे जो है, उसके ऊपर जो है जो हल्के नाभिक, मतलब जो कम घनत्व वाले जो कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं उसके ऊपर जाके एकदम छोपना शुरू, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं छोपता है, उसे वो छोपना शुरू कर देते हैं। मतलब एक पिंड के रूप में जो फिर उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पदार्थ बिखरे हुए होते हैं वो जो डेंस आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन पदार्थों के समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण होता हुआ है। पुनः हम देखते हैं तो विभिन्न सघन नाभिक के केंद्रों के चारों तरफ पदार्थों का जमा होने से विभिन्न पिंडों का आकार बढ़ता गया। देखिए होता क्या है, जब ये महाविस्फोट होता है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि जो वर्तमान स्थिति, मतलब जो अंतरिक्ष आप देखते हैं आज के समय में, ठीक है, ये अंतरिक्ष कब आता है आपका, महाविस्फोट सिद्धांत के बाद ही इस अंतरिक्ष की अवधारणा आती है। और जो भौतिकी के नियम इत्यादि हैं, समय की जो बात की जाती है, जो द्रव्य की बात की जाती है, जो मैटर की बात इत्यादि की जाती है, तो ये सब चीज़ें जो आपको महाविस्फोट के बाद ही नजर आती है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि जो वर्तमान स्थिति आप देखते हैं कि मतलब विभिन्न प्रकार के पिंड आपके हैं, आपका अंतरिक्ष है, द्रव्य हैं, ठीक है, समय इत्यादि की गणना है, तो ये चीज़ें जो है महाविस्फोट के बाद ही होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप अगली लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जब विभिन्न पिंडों का आकार बढ़ता गया, देखिए अब क्या पदार्थों का जब जमा होता जाएगा तो पिंडों का क्या आकार बढ़ेगा, इस प्रकार से आप देखेंगे कि आकाश गंगाएं बनती हैं। देखिए महाविस्फोट होता है तो फिर
पिंड बिखरते हैं उस प्रकार से फिर जब पिंड एक दूसरे के ऊपर फिर मतलब जो ज़्यादा डेंस होता है नाभिक उसके चारों तरफ जब फिर कम डेंस वाले नाभिक जो जुड़ते हैं तो फिर एक बड़ा पिंड मतलब आकाश गंगा, इस तरह से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। जब आकाश गंगाओं का निर्माण होता है ऐसा नहीं कि फिर मतलब तुरंत ही चीज़ें फिर बाकी चीज़ें भी बन जाती हैं। देखिए फिर मैंने लिखा है कि पुनः विस्फोट होने पर निकले पदार्थों के समूहन से तारों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया से कालांतर में ग्रह बनते हैं। देखिए होता क्या है फिर उसके बाद फिर इनमें भी जब सघनता बढ़ जाती है, धीरे धीरे पिंड जो है काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है, तो आकाश गंगा में भी विस्फोट होता है। ठीक है, फिर उससे क्या होता है विभिन्न प्रकार के तारे निकलते हैं। फिर तारों के चारों तरफ भी इस तरह से क्या होता है मैटर जो होते हैं मतलब उनको छोड़ने लगते हैं, तो फिर उनमें भी जब ज़्यादा सघनता बढ़ जाती है फिर उनमें भी विस्फोट होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका सौरमंडल बनता है, फिर आपका उसी प्रकार से फिर ग्रह इत्यादि बनते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो सौरमंडल का आपका तारा सूर्य है तो फिर इसमें भी विस्फोट होगा, तो फिर इस प्रकार से ग्रह इत्यादि भी बनेंगे आपके। देखिए ये एक ऐसे मानी जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत विवाद है इसमें, आप बस एक इतना ध्यान रखेंगे विस्फोट होता है। और जो आज का परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है, जो आज की चीज़ें में दिखाई देती हैं, वो इसी महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप आज है। और आप देखते हैं कि इस प्रकार से जो पिंड होते हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब विस्फोट होता है तो चीज़ें एक दूसरे से दूर बहुत तेजी से भागती हैं। जो पदार्थ हैं जो आपके ब्रह्मांडीय पिंड है एक दूसरे से बहुत ही दूर जाती हैं। ठीक है, तो वो जो दूरी स्टार्ट हुई है आपके विस्फोट के बाद से वो दूरी अभी तक बढ़ती जा रही है। विभिन्न पिंडों के बीच में आज भी दूरी बढ़ती है। मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था। तो देखिए आप इसमें कंफ्यूज ना रहें, बिल्कुल क्लियर रहें। कम से कम एटलीस्ट जो सिद्धांत हमारे सामने है जिसको सभी लोग मानते हैं उससे पे तो हम क्लियर रहें। ठीक है, और क्या सच्चाई क्या नहीं है ये अभी देखिए फिलहाल में तो अभी इसे ही सही माना गया है कि महाविस्फोट के कारण ही जो है विभिन्न प्रकार के पिंडों इत्यादि का निर्माण हुआ है। और हो सकता है आगे कुछ ऐसा सिद्धांत है जो बिल्कुल सटीक व्याख्या करता हो, लेकिन फिलहाल में तभी सटीक व्याख्या यही करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चीज़ें फिर बाद में फिर आकाशगंगा में विस्फोट होता है तो फिर बाकी चीज़ें तारे इत्यादि बनते हैं, फिर तारों में विस्फोट होता है तो सौरमंडल इत्यादि उनका बनता है। तो इस प्रकार से फिर उनमें जो है ग्रह इत्यादि का भी निर्माण हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने देखा कन्फ्यूजन था आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लियर नहीं रहते कॉन्सेप्ट से तो चीज़ें जो है गलत होने लगती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। तो तरीका यही होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आइए हम आज के चैप्टर में मूव करते हैं जो कि है सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में मैंने आप देखिए यहाँ पे चित्र बना रखा है, आप देख सकते होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए आपका सन है। और यहाँ पे देखिए चित्र जो है आकार के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रेड सर्कल क्यों किया है, क्योंकि ये पृथ्वी है, इसको बताने के लिए मैंने बस रेड सर्कल किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी, देख रहे हैं दोनों की साइज लगभग एक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पृथ्वी की साइज शुक्र से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें, इसलिए लगभग दोनों कम एक ही आकार के हैं। ये आपका बुध है जो कि सबसे छोटा है फिलहाल में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये आपका मंगल है, फिर आपका शुक्र है, पृथ्वी है। ठीक है, ये आपके अरुण वरुण है, और ये आपका शनि है, ये आपका बृहस्पति। देखिए यहाँ पे आप सीक्वेंस वाइज यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि आपको दोनों ही पता होना चाहिए, जरूरी है ये। मरकरी जो कि आपका यहाँ पे जिसे बुध बोलते हैं हिंदी में, विनस शुक्र, ठीक है, अर्थ मतलब कि पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। ठीक है, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये देखिए एक प्रकार से पृथ्वी, आप जब से इन जो ग्रहों की आप स्थिति देख रहे हैं अपने सौरमंडल में, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये सूर्य से दूरी के हिसाब से भी है, सूर्य की दूरी के हिसाब से ही है। मतलब सबसे नज़दीक में कौन सा है, बुध यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, देखिए इसमें एक ग्रह और था यम, जिसे हम प्लूटो कहते हैं, वो अब ग्रह का भाग नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। अब वो ग्रह नहीं कहलाता है, वो क्या हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेंगे क्या समस्या है उसके साथ। ठीक है, तो आइए देख लीजिए, ये हमने इंग्लिश में लिख दिया, नीचे हमने हिंदी में भी इसको लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है बुध, ठीक है, फिर आपका है पृथ्वी है, आपका यहाँ पे ये आपका मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये आपका पूरा सन है। ठीक है, सन का एक बड़ा भाग हम यहाँ पे ड्रॉ करने का मतलब हमने प्रयास किया है, सन है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन बनी है इनकी क्या है, ये इनका परिक्रमण पथ है। मतलब जिस पथ पर ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ये उनका परिक्रमण पथ है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो यही चित्र है, इस चित्र के बारे में इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपका सौरमंडल दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य आपका इस तरह से है, सबसे एक मतलब बीच में सूर्य आपका, उसके बाद इसी के चारों तरफ जो आपके सारे जो ग्रह हैं ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ग्रहों की स्थिति कैसे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं, जो कि इससे आप देखिए ये जो चार्ट मैंने बना रखा है इससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा।
तो आइए बात करते हैं चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रह कौन कौन से पहले कॉलम में, फिर हम ये देखेंगे सूर्य से दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ग्रह देखेंगे तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वही क्रम है जैसा क्रम में हमने ऊपर चित्र में देखा। अब देखिए सबसे नजदीक सूर्य के कौन है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अगर बन जाए कि पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह, तो आप क्या देखेंगे, आप देखते हैं कि जो ये सूर्य से दूरी है मिलियन किलोमीटर में दी गई है, ठीक है। 1 मिलियन में आप सभी जानते हैं कि 10 लाख होता है, तो 1 मिलियन किलोमीटर बराबर तो 10 लाख किलोमीटर। तो ये जो दूरी है यहाँ पे जो दी गई है, ठीक है, तो 58 मिलियन किलोमीटर ये दूरी है। तो कहाँ से है, सूर्य से बुध की दूरी। मतलब आप देखेंगे सबसे कम दूरी किसकी है, बुध की। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है, आप चित्र के माध्यम से भी समझ गए होंगे उसको। उसके बाद कौन है, शुक्र है, उसके बाद सबसे नजदीक, फिर पृथ्वी। देखेंगे पृथ्वी दूरी के आधार पर अगर आप देखेंगे सूर्य से, तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं, पृथ्वी जो है दूरी के क्रम में सूर्य से किस नंबर पर पड़ती है, ठीक है। तो आप देखें, ध्यान रखेंगे तीसरे नंबर पर। फिर मंगल आपका है, फिर आपका बृहस्पति है। इसी तरह डिस्टेंस ये लिखी हुई, डिस्टेंस आप देख लेंगे 14, 27, 28, 69, 44, 96, ठीक है। इस प्रकार से डिस्टेंस ध्यान रखेंगे। बात करें अगर परिक्रमण काल की, देखिए कि आपका जो मतलब एक ग्रह होता है वो सूर्य के चारों तरफ कितने समय में जो है एक कंप्लीट चक्कर जो है पूरा कर लेता है, इसे कहते हैं परिक्रमण काल। तो हम देखते हैं कि आपका जो ये बुध है सबसे कम समय लेता है। क्यों ऐसा लेता है, क्योंकि सबसे नज़दीक है, तो जल्द से इसका जो परिक्रमण जो पथ है वो बहुत छोटा है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे आप तो परिक्रमण पथ बढ़ता जाएगा ना। जैसे मान लीजिए पहले ये परिक्रमण पथ है, ये बुध का परिक्रमण पथ है। अब मान लीजिए इसके बाद जो शुक्र है, इसका परिक्रमण पथ क्या होगा, इससे बड़ा होगा ना। फिर पृथ्वी है, इसका भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे फिर जब ये बड़े होते हैं तो फिर इनकी जो समय लगता है इनका सूर्य के परिक्रमा करने में, तो वो समय भी क्या है, तो इसी अनुपात में फिर बढ़ जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो दूरी के आधार पर ही आप चीज़ों को समझ लेंगे कि जो नज़दीक होगा उसमें। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूरी के आधार पर ही चीज़ें जो नज़दीक और दूर होती हैं। इसमें एक फैक्टर और भी काम करता है कि जो पर्टिकुलर जो ग्रह है, ठीक है, उसकी गति कितनी है, गति जो है वो कितनी है। अगर गति उसकी ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा दूरी को भी कम समय में तय करता है। इसका हम आगे देखेंगे कि आप और आइए बात करते हैं। तो बुध का जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन, मतलब कि 88 दिन में ये सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है। शुक्र जो है 224, पृथ्वी आपकी 365। देखेंगे तो लगभग सेम इनका है, बस थोड़ा सा ही अंतर इसमें पड़ता है, मतलब 100 दिन के आसपास का अंतर पड़ता है, इतना देखेंगे तो 100, 120, कोई बात नहीं। आइए फिर बात करते हैं आगे। फिर मंगल का देखिए 687 है। बृहस्पति का बात करें तो बृहस्पति का देखिए 11.86 ES, मतलब इतने ज़्यादा समय ये साल में जो है अपना 11 साल और लगभग इतना जो 800.86 है, इसके पूरे का इतना समय लगता है इसको सूर्य का पूरा चक्कर पूरा करने में, ठीक है। इसे हम निकालेंगे तो ये डेज में निकलेगा, 0.86 जो है डे में निकलेगा। अब बात करें हम इसमें आपका इसमें शनि की बात करते हैं तो ये 29.46 ईयर्स में ये कंप्लीट करता है अपना, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे बात करें अगर आपका अरुण की बात करें तो इसका भी जो है 84 ईयर्स लगता है। और जो आपका वरुण है ये भी आपका क्या है 164 ईयर्स, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें आप ध्यान रखें, जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई कि किसी भी मतलब ग्रह का जो थोड़ा सा चाल होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई थोड़ा जल्दी पूरा करता है तो कोई थोड़ा कम पूरा करता है। लेकिन जो आमतौर पर जो ये देखा जाता है वो यही है कि आप जो बुध मतलब जो सूर्य से दूरी का जो क्रम है उस आधार पर देखेंगे तो बढ़ते हुए जब आगे जाएंगे आप, ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए जो आपको ग्रह मिलेंगे उनका जो परिक्रमण काल का जो समय है वो ज़्यादा ही बढ़ता ही जाता है। तो उसमें कोई मतलब किसी प्रकार का जो इसमें चेंजेस नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई दूर का ग्रह पहले पूरा कर ले रहा है और नज़दीक का जो सूर्य का ग्रह बाद में पूरा कर, सूर्य का जो ग्रह है वो बाद में पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी तकनीकी बात है कि कुछ ग्रहों का जो चाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और कोई बात यहाँ पे समझने वाली नहीं है। आइए बाद में बात करते हैं तो घूर्णन काल तथा समय की बात करते हैं। तो कि अपने अक्ष पे मतलब देखा जाए तो कितने समय में अपने अक्ष पर कोई भी ग्रह जो है अपने अक्ष पर एक बार पूरा अपना एक खुद का कंप्लीट चक्कर कितने समय में लगा लेता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी क्या 24 घंटे में लगाती है अपना पूरा एक कंप्लीट चक्कर। जैसे हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से बाकी जो है वो लगाते हैं। देखिए बुध जो है ये 59 डेज में अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाता है। और शुक्र जो है 243 डे, पृथ्वी आप सभी जानते हैं 24 घंटे, मंगल का भी सेम है 24 घंटे, और बृहस्पति जो है 9 घंटे 56 मिनट, शनि 10 घंटे 40 मिनट, अरुण 17 घंटे 14 मिनट, वरुण जो है 16 घंटे 7 मिनट। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनका जो है मतलब अपने अक्ष पे घूमने का जो क्रम है ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम मतलब समय बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे बुध जो है ज़्यादा समय ले रहा है, शुक्र उससे ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन पृथ्वी वहीं पर देखेंगे तो आप और मंगल देखेंगे तो बहुत ही कम समय ले रहा है, मतलब सबसे कम समय ले रहा है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे।
बात करें व्यास की, तो एक जो ग्रह है उसका व्यास कितना है, तो आप देखेंगे तो बुध का, देखिए इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा ग्रह बड़ा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ये ग्रहों का क्रम दिया है, अब इसमें बताइए कि आकार के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मैं यहाँ पे जो मैंने व्यास लिखा है, तो इस व्यास के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है। यहाँ देखिए 4879 जो किलोमीटर का जो व्यास है, ये बुध का है। मतलब कि बुध जो है आपके देखेंगे तो इससे कम किसी का व्यास और नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे आप देखें तो बुध जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे मंगल है जो कि 6792 है। ठीक है, तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल हो गया। और फिर बात करेंगे तो इसी प्रकार से फिर देखेंगे आपका शुक्र का देखेंगे 12104 जो कि पृथ्वी से थोड़ा ही कम है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पृथ्वी और जो शुक्र है, ये दोनों का लगभग आकार जो बिल्कुल सेम मिलता है, मतलब बहुत ही कम अंतर, मतलब 12756 और 12104, तो बहुत ही ज़्यादा अंतर यहाँ पे तो नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुत ही कम इसमें जो है मतलब साइज जो है अंतर आता है। क्योंकि मैंने आपको जो चित्र ऊपर दिखाया, जो मैंने आपको चित्र ड्रॉ करके दिखाया था, उस चित्र में आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी है, जो शुक्र है, मैंने उनका कम साइज जो है कम बस एक किया था। ठीक है, क्योंकि लगभग एक साइज है इनकी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, इसी कारण इनको जो है देखेंगे तो जुड़वा बहनें भी कहते हैं। चलिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है। अब आगे बात करते हैं, फिर देखिए मंगल की बात करें तो 6792। अब बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है पूरे सौरमंडल में तो वो है बृहस्पति। ठीक है, अब बृहस्पति के बाद अगर सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वो है आपका शनि। ठीक है, शनि के बाद आपका सबसे बड़ा ग्रह जो है वो अरुण है, उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह जो है वो वरुण है। मतलब कि फर्स्ट बृहस्पति, सेकंड शनि, फोर्थ अरुण, और सॉरी फर्स्ट बृहस्पति, सेकंड शनि, थर्ड जो है आपका अरुण, और फोर्थ जो है आपका वरुण, और फिफ्थ नंबर पे कौन है आपका, फिफ्थ नंबर पे आपकी जो है पृथ्वी। मतलब पृथ्वी अगर देखा जाए तो जो सौरमंडल है उसकी 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे स्थिति के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखेंगे तो सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये चार्ट जो है, अगर आप इस चार्ट को अच्छे समझ लेंगे तो इसमें आपको कई क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से दे पाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी का आकार कौन सा है, मतलब कितनी बड़ी आकार है, मतलब बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में पृथ्वी का आकार कितना है और किस नंबर पर आती है, और दूरी के हिसाब से पूछ लिया जाता है, फिर घूर्णन के हिसाब से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें अगर हम चंद्रमा की बात करें तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि देखिए दो चीज़ें आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बुध कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी चंद्रमा नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जो बुध और शुक्र हैं इनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, मतलब जीरो, इनके पास जीरो चंद्रमा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, मंगल के पास 2 चंद्रमा है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा चंद्रमा की बात की जाती है तो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा, जिसे 67 कहा जाता है, और शनि के पास उसके बाद 62, अरुण के पास 27 और वरुण के पास 14। देखिए ये चंद्रमा का जो यहाँ पे मतलब संख्या दी गई है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है ये, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नए चंद्रमा ढूंढ लिए जाते हैं तो फिर ये पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी जो डेटा ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ये चेंज होने वाला नहीं, अभी ये लंबा चलेगा। तो इसे आप बिल्कुल इस पर आप रिलाई करके, मतलब रिलाई करके आप बिल्कुल इसको आगे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो है ये सौरमंडल की एक स्थिति देखी, सूर्य कैसा है आपका, और विभिन्न जो आपके ग्रह हैं हमने इसको देखा, किस प्रकार से इनकी स्थिति दूरी के हिसाब से हमने देखा, इनके आकार के हिसाब से हमने देखा। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखा। तो शनि को आप देख रहे हैं कि अभी छल्ला नुमा बना हुआ है, ये क्या हम आगे समझेंगे इसको। और ये आपका वरुण है, ये आपका अरुण है, ये आपका शनि है, बृहस्पति है, ये आपका मंगल है, ये पृथ्वी है, ये शुक्र है, ये फिर बुध है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपने कभी भी सौरमंडल के बारे में नहीं पढ़ा तब भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने चीज़ों को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया और आपको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा कर लेकर चल रहा हूँ ऊपर, जो टेक्निकल चीज़ें उनको समझाते हुए। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब सौरमंडल का आज का। अब आगे देखते हैं, ये कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। देखिए अब एक फैक्ट के बारे में एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा है एक मतलब एक कोड भाषा इसे कह सकते हैं, कोड लैंग्वेज है, जो कि आपको एनसीईआरटीज़ में भी मिल जाएगी, काफ़ी फेमस है ये। देखिए इसका मतलब क्या है, ये बस एक कोड आपको तय करने का कि आपके जो वायुमंडल मतलब आपका जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं। तो इसे कहते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स, मतलब माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, जिसमें माई का मतलब हो गया एम मतलब हो गया मरकरी, वेरी का मतलब हो गया यहाँ पे वी से लेंगे हम, जिसका मतलब है वेनस, एफिशिएंट का मतलब हम ई से लेंगे यहाँ पे अर्थ, मदर का मतलब हम एम से लेंगे जिसका मतलब मार्स, सर्ड का मतलब हम लेंगे एस से जिसका मतलब होगा सैटर्न, अस का मतलब हम यू से लेंगे जिसका मतलब होगा यूरेनस, और नट्स का मतलब हम एन से लेंगे जिसका मतलब होगा नेपच्यून। तो इस प्रकार से आप इसे चाहें तो माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे एक जो क्रम है उसे आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए आइए अब आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ों को देखेंगे, फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर पे मूव करेंगे।
देखिए अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आपका सौर मंडल क्या है, उसे सौर मंडल किसे कहते हैं, जो हमने ऊपर एक हेडिंग डाला था सौर मंडल का। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो बस आप एक सिंपल सा ध्यान रखेंगे, ऐसे अगर सौर मंडल के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि जो है आपके, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इसका उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसके केंद्र में कौन होता है, सूर्य होता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने जो चित्र ऊपर बनाया था उसके सेंटर में जो है, सेंटर मतलब आप देखिए एक साइड का केवल है, जब वो घूमते हैं ना, जो सारे जो ग्रह होते हैं सूर्य क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, तो इस प्रकार से सूर्य की स्थिति क्या होती है, बिल्कुल केंद्रीय हो जाती है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ भी चारों जो 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सूर्य है इससे केंद्र में होता है। और सिर्फ ग्रह की बात नहीं है, यहाँ पे ग्रहों के चक्कर जो उपग्रह लगाते हैं वो भी तो साथ ही साथ सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। जो बाकी क्षुद्र ग्रह इत्यादि हैं वो भी तो कर रहे हैं इसी प्रकार से, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए बात करें अब सूर्य के बारे में। तो देखिए सूर्य सौर परिवार के ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जो आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं इत्यादि हैं, इनके जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। जो उसके केंद्र में, और जिसके केंद्र में क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में परिवर्तित होने से प्राप्त होती है। अब जो सूर्य को ऊर्जा मिलती है वो कैसे मिलती है, सूर्य के केंद्र में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें आपका जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो हीलियम में चेंज होते हैं, तो इससे क्या होती है, यहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन की एक अब क्रिया है, इसे आप फिजिक्स में, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे। इनकेस अगर आप नहीं तो आप इतना समझ लें कि जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं हीलियम में चेंज होते हैं, फिर उनके साथ बहुत ही मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बम के बारे में जो मैंने चर्चा की थी किम जोंग के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है, जबकि आपका जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसके द्वारा बनाया गया, इस प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया जो आपका हाइड्रोजन बम है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और बात करेंगे सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। मतलब सूर्य का ऐसा भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। वही भाग है जो हम मतलब देख पाते हैं अपनी आंखों से, जो चमकीला भाग में सूर्य का दिखाई देता है उसे हम फोटो कहते हैं, ठीक है। जिसे आप ध्यान रखेंगे, इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और आइए बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सूर्य के वर्णमंडल, ठीक है, के परे के भाग को किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। वर्णमंडल क्या होता है, जो सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसी के बारे में कहा जा रहा है। यह सूर्य का बाह्यतम भाग होता है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कोरोना का तापमान अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, जबकि सूर्य के सतह पर तापमान आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सबको पता है। और मैं बता दूं बात आपको कि कोरोना जो होता है वो मतलब एक ऐसा भाग होता है, देखिए मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा चित्र के माध्यम से, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। आइए देखिए मैं चित्र दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, ये क्या है, सूर्य ग्रह की स्थिति यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप, चंद्रमा है यहाँ पे। तो अब देखिए जो किनारे किनारे जो भाग है देख रहे हैं आप ना, ये पूरा जो किनारे किनारे भाग है ये सब, ये क्या है, यही कोरोना है आपका, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। तो आप देखिए चित्र के माध्यम से क्या होता है, चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर होती है, बिल्कुल सेट हो जाती है, जाके बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप जो भाग देख पा रहे हैं, जो ये वर्णमंडल का, जो वर्णमंडल से परे मतलब जो आपका ये देखिए साइड जो वर्णमंडल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसके परे जो आपका ये पूरा चौड़ी पट्टी वाली पूरा भाग है, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है आपका, कोरोना कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ देखिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा साइड भी भाग आपको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। कई जगह इसको भी माना जाता है कि जो आपको थोड़ा थोड़ा ये सर्किल जैसा दिखाई देता है, ये सर्किल जैसा, ये भी कोरोना का ही भाग है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही मतलब मान लिया जाता है। आपका ये सर्किल वाला भाग जो इसके बाहर जो आपके प्रकाश ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये भी जो है आपको कोरोना का ही भाग है। मतलब कोरोना, इसको मोटे तौर पर हम इसको कोरोना ही बोलते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखिए कि इस प्रकार की, ये भी आकृति क्या है, कोरोना की आकृति यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, कोरोना के तरीके हैं, ओके। आइए बात करते हैं, वापस चलते हैं अपनी चीज़ पे, अपनी बात पे। हाँ, तो हमने बात की कोरोना को हमने देखा, तो देखिए अब आपको क्लियर होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके वर्णमंडल से के परे के भाग को किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम भाग होता है, आपने देखा, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण नहीं रहेगा तो आपको पूरा दिखेगा, वो पूरा वर्णमंडल जो होता है वो दिखाई देता है, पूरा जो प्रकाश मंडल होता है वो दिखाई देता है। तो फिर आप इसमें कोरोना की स्थिति को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो फिर चंद्रमा जब उसको ढक लेता है तो उस स्थिति में यहाँ पे कोरोना का मतलब आप दर्शन कर पाएंगे, कोरोना को देख पाते हैं, ठीक है। अब इसका तापमान अभी तक निर्धारित नहीं किया गया कितना तापमान है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और आइए कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। सौर कलन, जिसे हम सन स्पॉट कहते हैं, ये क्या होता है, सूर्य की सतह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। जब आप दूरबीन से देखेंगे तो आपको दिखेगा सूर्य की सतह पर भी जो है कुछ काले स्पॉट है, मतलब ब्लैक स्पॉट है।
और ये जो ब्लैक स्पॉट होते हैं इनका जो तापमान होता है सूर्य के शेष भाग से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और ये प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं तथा पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करते हैं। मतलब जो पृथ्वी से जो कम्युनिकेशन जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है पृथ्वी का, जो मतलब बिना तार की जो आप देते हैं फ़ोन पे बात करते हैं आप डायरेक्ट, आपका क्या फ़ोन में तार थोड़ी लगा, आपके जो मोबाइल है उसमें तार नहीं लगा है ना। और जो आपका जो टीवी पे आपके कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है, आपके सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है, तो ये बेतार व्यवस्था है। तो जो सूर्य की जो मतलब सूर्य में जो सौर कलंक है, जो कि सन, हाँ सन में जो है एक तरह से आप देखेंगे उस सन स्पॉट कहते हैं, ब्लैक स्थान है, मतलब काला धब्बा जैसा होता है। और इसकी जो मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है वो सूर्य के बाकी भागों से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये ठंडा होता है अपेक्षाकृत। तो ये क्या करता है, आपके जो पृथ्वी प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे क्या होता है, जो आपकी जो वेव्स होती हैं, जो आपकी ये वेव्स जो आपकी कैरी करती हैं आपको आपके साउंड को, ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं, सेटेलाइट तक लेकर जाती हैं, ठीक है, आपके चैनल को, आपके प्रोग्राम को कैरी करती हैं, सेटेलाइट तक लेकर जाती हैं। इन चैनल्स में क्या करता है, इन वेव्स में क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, ये प्रबल चुंबकीय जो विकिरण है थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ये व्यवस्था जो थी थोड़ी सी इसमें समस्या उत्पन्न होती है। तो एक सौर कलंक के बारे में हमने देख लिया। एक मतलब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें पता हों, क्या सौर मंडल क्या है, उसमें कोरोना क्या है, सौर कलंक क्या है, बाकी ग्रह के बारे में क्या विभिन्न मतलब चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं चीज़ों को। अब आइए बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे थोड़ा से और कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखिए, सूर्य की वर्तमान आयु के बारे में बात करें तो ये 5 अरब वर्ष है। मतलब आप देखेंगे उधर विस्फोट हुआ तो फिर आपका जो आकाशगंगा बनता है तो फिर उसमें भी विस्फोट होता है, तो फिर तारे बनते हैं, तो तार में आपका सूर्य भी एक तारा है, तो इसकी भी वर्तमान आयु जो है 5 अरब वर्ष है। मतलब फिर धीरे धीरे देखेंगे तो पहले शुरुआत में बिल्कुल गैसीय स्थिति रहती है, पदार्थ मतलब क्या होते हैं, बहुत ही बिखरे होते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, इकट्ठे होते हैं, मतलब एक तरह से फिर क्या होता है, कंजुगेट होते हैं, आपस में कंपोजिट होते हैं, फिर इसके बाद फिर इस प्रकार की स्थिति जो वर्तमान में दिखती है, बहुत लंबे समय प्रक्रिया के बाद ये स्थिति हमें सामने दिखाई देती है, ठीक है। तो इसकी वर्तमान आयु जो है 5 अरब वर्ष माना जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है, 15 करोड़ किलोमीटर में यहाँ पे एग्जैक्ट दिया है 14.98 करोड़ किलोमीटर, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। सूर्य का जो प्रकाश से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो ये भी एक आपके पास मतलब फैक्चुअल जानकारी है, जिसे भी आप, ठीक है। तो महाविस्फोट सिद्धांत के बाद जो आपकी स्थिति रही है वो सूर्य की वर्तमान आयु जो उस हिसाब से 5 अरब वर्ष होती है। मतलब 5 अरब वर्ष पहले सूर्य जो आपका वर्तमान जो है इस समय जैसा दिखाई दे रहा है इस स्थिति में सामने आता है। और जो दूरी है पृथ्वी की सूर्य से वो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, और जो प्रकाश है सूर्य का वो 8 मिनट 20 सेकंड में आपके मतलब धरातल पर पहुंच जाता है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य का मतलब प्रकाश की चाल क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आज का रहा वीडियो। कैसा रहा आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। और जो आपको मैंने डाउट्स जो आपके थे पिछले वीडियो में मैंने उसको क्लियर करने का प्रयास किया, क्या वो क्लियर हो पाया? अगर हो पाया तो अच्छी बात है। इसके बाद फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम थोड़ा सा ग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उनकी चीज़ों कुछ हम फैक्चुअल जानकारी को लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना आपके जो सूर्यगढ़ है, चंद्रगढ़ है, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे अक्षांश देशांतर रेखाओं पर, फिर हम पहुँचेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति पर, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा आपका आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।